यस ITI टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ITI सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की क्लास चलाई जा रही है, जिसका नाम है 2020 MCQ सीरीज़ 2024। इसी क्रम में यह हमारी दूसरी क्लास है। यदि आपको PDF चाहिए तो यस ITI टेक्निकल क्लासेज टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। PDF निःशुल्क है, उसके लिए कोई फीस नहीं है। आज की क्लास में हम DC जनित्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो नीमी PDF के द्वारा सभी प्रश्न उठाए गए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली जो भी क्लास है उसकी नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलती रहे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, DC जनरेटर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ऑप्शन है आर्मेचर कोर, ब्रश, कम्यूटेटर रेजर और कम्यूटेटर खंड। तो सही ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो सबसे पहले हम आर्मेचर कोर के बारे में बात करते हैं। जो आर्मेचर कोर होता है वो सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों से मिलकर बना होता है। इन्हीं पतली पतली पत्तियों को मिला करके हम आर्मेचर का निर्माण करते हैं, ठीक है। और जो ब्रश होता है वो कार्बन का बना होता है और आपका कॉपर का बना होता है। तो ब्रश का कार्य होता है कि जो DC जनरेटर में करंट उत्पन्न होती है उसको बाह्य सर्किट में भेजता है, यानी बाह्य सर्किट में भेजने का काम ब्रश का होता है। कम्यूटेटर राइजर भी आकार का होता है और इसी कम्यूटेटर राइजर में आर्मेचर वाइंडिंग के सिरों को सोल्ड करते हैं, ठीक है। जो आपको दिख रहा होगा ये भी आकार का है, इसे ही हम कम्यूटेटर राइजर बोलते हैं। कम्यूटेटर खंड कॉपर का बना होता है। तो इस तरह से सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम्यूटेटर राइजर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। DC जनरेटर का नाम क्या है? तो आप चित्र को बड़े ध्यान से देखिए और बताइए कि ये कौन सा DC जनरेटर है। तो ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड, डिफरेंशियल लघु शंट यौगिक, या संचयी लंबी शंट यौगिक, या संचयी लघु शंट यौगिक। तो सही ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कंपाउंड जनरेटर क्या होता है। कंपाउंड जनरेटर का मतलब होता है कि जब आर्मेचर के साथ दो वाइंडिंग को संयोजित करते हैं। पहली वाइंडिंग जो होती है वो सीरीज वाइंडिंग और दूसरी वाइंडिंग जो होती है वो आपकी शंट वाइंडिंग होती है। तो इसमें भी जोड़ने के आधार पे हम कंपाउंड जनित्र का नामकरण करते हैं। तो कंपाउंड जनित्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र और दूसरा लघु शंट कंपाउंड जनित्र। लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र उसे कहते हैं जब आर्मेचर के सीरीज में सीरीज बाइंडिंग को जोड़ करके और आर्मेचर और सीरीज बाइंडिंग के एक्रॉस में जब शंट बाइंडिंग को संयोजित करते हैं तो इसे लॉन्ग शंट कहते हैं। लेकिन जब आर्मेचर बाइंडिंग के एक्रॉस में शंट बाइंडिंग को संयोजित करते हैं तो उसे हम बोलते हैं लघु शंट कंपाउंड जनित्र। तो आपको चित्र में दिख रहा है आर्मेचर और सीरीज बाइंडिंग को जोड़ करके इन दोनों के समानांतर में आपका शंट बाइंडिंग किया गया है। तो इसका मतलब ये कौन सा कंपाउंड जनित्र हुआ, तो लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र हुआ। अब इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक आपका कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र होता है और दूसरा डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब टोटल फ्लक्स का मान सीरीज फ्लक्स प्लस शंट फ्लक्स के योग के बराबर होता है तो उससे बोलते हैं कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो फ्लक्स का डायरेक्शन है वो एक दूसरे के विपरीत है। जब एक दूसरे के विपरीत फ्लक्स का डायरेक्शन होता है तो उस लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र को डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र के नाम से जानते हैं। और जब फ्लक्स का डायरेक्शन एक तरफ होता है तो उसे बोलते हैं कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है कार स्क्रू नियम, दाहिने हाथ के हथेली का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, या फिर फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का नियम होता है वो डीसी मोटर में लगता है। ठीक है, डीसी मोटर में लगता है और वहाँ चालक पे लगने वाले बल की दिशा को बताता है। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का जो नियम होता है वो डीसी जनरेटर में लगता है और डीसी जनरेटर में फ्लेमिंग के दाएं हाथ का जो नियम होता है वो विद्युत वाहक बल की दिशा को बताता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? सूत्र है EMF बराबर 5ZN/60 वोल्ट। सेकेंड ऑप्शन है 5ZN/60 इंटू A/P वोल्ट। तीसरा ऑप्शन है 5ZN/60 इंटू P/A वोल्ट। चौथा ऑप्शन है ZN/60 इंटू 5 इंटू P/A वोल्ट। तो डीसी जनरेटर का जो EMF सूत्र होता है वो होता है P5ZN/60A। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5ZN/60 इंटू P/A। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। EMF की गणना करने के सूत्र क्या है एक डीसी मोटर में, यानी डीसी मोटर के लिए EMF गणना करने का क्या सूत्र है? तो आप जानते हैं कि डीसी मोटर में हम डीसी सप्लाई देते हैं, यानी इसमें वोल्टेज क्या होता है, बड़ा होता है, और जो आपका बैक EMF होता है वो छोटा होता है। ठीक, और डीसी मोटर में कुछ लॉसेस भी होते हैं। तो अगर लॉसेस और बैक EMF को अगर जोड़ दें तो जो आपने वोल्टेज सप्लाई दी थी उसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब जो फार्मूला होगा आपका V बराबर EB प्लस IaRa, ठीक है, या बैक EMF बराबर V माइनस IaRa होगा। तो आपका हो जाएगा बैक EMF EB बराबर V माइनस IaRa हो जाएगा। तो जैसा कि ऑप्शन आप देख रहे हैं, पहला ऑप्शन है V बटा में IaRa, दूसरा ऑप्शन है V इंटू IaRa, तीसरा ऑप्शन है V माइनस IaRa और चौथा ऑप्शन है V प्लस IaRa। तो ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, बैक EMF बराबर V माइनस IaRa। 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। डीसी जनरेटर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो जो आप भाग ये देख रहे हैं इसको हम किस नाम से जानते हैं, यही पूछ रहा है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ध्रुव की नोक, ध्रुव कुंडली, पोल कोर या पोल स्विच। तो जो ध्रुव की नोक होती है वो इससे बोलते हैं, ये है ध्रुव की नोक यानी पोल टिप। और ध्रुव जो कुंडली होती है, तो जो ध्रुव पे जो बाइंडिंग की जाती है उसको हम बोलते हैं पोल कॉइल यानी ध्रुव कुंडली। और पोल कोर जो होता है वो सिलिकॉन की पतली पतली पत्तियों से मिलकर ये पोल बनता है। ठीक, यानी जो पोल होता है वो पोल कोर से मिलकर बना होता है और जो पोल कोर होता है वो सिलिकॉन स्टील से मिलकर बनी होती है। और पोल स्विच, पोल के साथ में पोल शूज लगा होता है, ये पहले से इसमें लगा होगा या स्क्रू के द्वारा हम इसे टाइट करते हैं। तो ये जो आप बाहर वाला भाग देख रहे हैं इसको बोलते हैं पोल शूज, और इसके ठीक ऊपर वाला जो भाग देख रहे हैं इसे बोलते हैं पोल। तो ये पोल शूज के बारे में ही पूछ रहा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोल शूज। पोल शूज का काम क्या है? तो पोल शूज का दो काम है। पहला काम है कि कुंडली को थामे रखता है और सेकंड काम है फ्लक्स को आर्मेचर के सतह पे एक समान रूप से फैलाता है। गौर से सुनिएगा, आगे ये सवाल आपको देखने को भी मिलेगा। तो प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं। डीसी जनरेटर का नाम क्या है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। जैसा कि आपको चित्र दिख रहा है तो चित्र से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कौन सा डीसी जनरेटर है। तो चलिए पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है आपका शंट जनरेटर,
सेकेंड ऑप्शन है डीसी जनित यौगिक जनरेटर, अलग से उत्तेजित जनित्र। तो यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं कि जो आपका आर्मेचर है और जो फील्ड बाइंडिंग है वो एक दूसरे से अलग है। इसका मतलब कि इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। तो जब इस तरह से आपको जनरेटर देखने को मिलता है, इस तरह का जब आपको कनेक्शन देखने को मिलता है तो ये अलग से उत्तेजित जनरेटर होता है। यानी इसकी जो फील्ड बाइंडिंग होती है उसमें अलग से हम सप्लाई देते हैं इसको उत्तेजित करने के लिए। तो जिस जनरेटर में अलग से हम सप्लाई देते हैं उस जनरेटर को हम बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? ऊष्मा, गतिशील, रासायनिक या यांत्रिक, हीट, काइनेटिक, केमिकल या मैकेनिकल। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी ऊर्जा है जिसको हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो आपको पता है कि जनरेटर का जो आर्मेचर होता है उसको चलाने के लिए हम एक इंजन का सहायता लेते हैं, यानी इंजन के द्वारा ही जनरेटर के आर्मेचर को चलाया जाता है। तो ये बताइए कि जो आपका इंजन होता है वो कौन सी ऊर्जा देता है? जाहिर सी बात है यांत्रिक ऊर्जा देता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आर्मेचर को यानी जनरेटर को हम यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, ठीक है। और यांत्रिक ऊर्जा जब देते हैं जनरेटर को तो जनरेटर क्या करता है कि उस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इससे आपको क्या पता चला कि जनरेटर को हम यांत्रिक ऊर्जा देते हैं और जब जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा लेता है तो उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इस क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा है कि किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जनरेटर परिवर्तित करता है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रश्न संख्या 9 नंबर देखते हैं। डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है? जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं तो फिगर से आपको पता चल रहा होगा कि ये कौन सा जनरेटर है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इसमें दो बाइंडिंग की गई है। पहली बाइंडिंग तो ये ऊपर वाली है और दूसरी बाइंडिंग ये आपकी नीचे वाली है। जो ऊपर वाली बाइंडिंग है वो कौन सी बाइंडिंग है? श्रेणी बाइंडिंग। कौन सी बाइंडिंग है? श्रेणी बाइंडिंग है। और नीचे वाली जो बाइंडिंग है वो कौन सी बाइंडिंग है? वो है शंट बाइंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको धारा की दिशा को देखना है कि इसमें धारा की दिशा किधर से किधर जा रही है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो ऊपर वाली बाइंडिंग है उसमें धारा ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, यानी ये घूम रही है आपकी क्लॉकवाइज, ठीक। और जो नीचे वाली जो आप बाइंडिंग देख रहे हैं उसमें जो धारा की दिशा है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। कैसे घूम रही है? एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। इसका मतलब कि इसमें जो फ्लक्स की दिशा है वो एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। फ्लक्स की जो दिशा है एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। तो हम बताए थे कि जब फ्लक्स की दिशा विपरीत हो कौन सा जनरेटर होता है? तो जब फ्लक्स की दिशा विपरीत होती है तो उसे बोलते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र। कौन सा बोलते हैं? डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र बोलते हैं। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है लघु शंट यौगिक जनित्र, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र, विभेदक यौगिक जनरेटर यानी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, संचयी यौगिक जनरेटर। देखिए संचयी यौगिक जनरेटर तो नहीं है, क्योंकि संचयी यौगिक जनरेटर में जो फ्लक्स का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? एक समान होता है। क्या होता है? एक समान होता है, ठीक। लेकिन डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र का जो फ्लक्स का डायरेक्शन होता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है, ठीक है। तो इसमें आपका सही जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा, डिफरेंशियल यौगिक जनरेटर, ठीक। अब यहाँ पे लघु शंट यौगिक जनरेटर दिया है और लॉन्ग शंट यौगिक जनरेटर दिया है, तो यहाँ ऐसे पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो सही इसका चित्र के अनुसार इसका सही ऑप्शन नंबर सी जाएगा, विभेदक यौगिक जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। चलिए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। अगला प्रश्न है डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? कार्क स्क्रू नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम,
फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम या फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट करके बताइए आप लोग। प्रश्न है कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो जो आपका डीसी जनरेटर होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के सिद्धांत पे काम करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है, गतिशील रूप से ईएमएफ के लिए सूत्र क्या होगा। गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या होगा, BLV वोल्ट, BL साइन थीटा वोल्ट, या BLV साइन थीटा वोल्ट, या BLV कास वोल्ट। तो सही ऑप्शन इसका क्या होगा, जल्दी प्रश्न को पढ़िए और इसका सही उत्तर दीजिए। तो देखिए, जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में गतिमान होता है, तो जब गतिमान होगा तो उसका कुछ वेग भी होगा और चालक की कुछ लंबाई भी होगी, ठीक। और किसी फ्लक्स को काटेगा तो फ्लक्स घनत्व भी होगा। इसका मतलब कि इसमें BLV तो होगा ही होगा और साथ में आपका साइन थीटा भी होगा, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, BLV साइन थीटा वोल्ट। चलिए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। कार्क स्क्रू नियम, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। ऑप्शन नंबर सी है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा। प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे हम डीसी जनरेटर पढ़ रहे हैं। तो डीसी जनरेटर के हिसाब से आपको पता है कि डीसी जनरेटर में फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम लगता है। तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में आपको जानकारी होती है और विद्युत वाहक बल की दिशा की भी जानकारी होती है और साथ में चालक किस दिशा में घूम रहा है उसकी भी आपको जानकारी होती है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी जाएगा, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। तो चित्र को आप देख रहे होंगे, ऑप्शन देख लीजिए, स्टेटर, ध्रुव कोर, या पोल सूच, या योक, या फ्रेम। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, आप लोग जानते ही होंगे। तो इसका सही ऑप्शन होगा योक या फ्रेम, यानी जिसके अंदर फील्ड बाइंडिंग और आर्मेचर बाइंडिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, योक या फ्रेम बोलते हैं, ठीक। और इसे हम बोलते हैं टर्मिनल बॉक्स, ठीक। और इसे बोलते हैं आई बोल्ट। ये है आपका बेस, ठीक है, ये है आपका बेस और ये आपका अंदर वाला भाग है, ठीक। चलिए प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते होंगे। 4, 6, 8 या 12। चलिए सही उत्तर बताइए। तो देखिए, लैप बाइंडिंग, यहाँ लैप बाइंडिंग की बात कर रहा है और साथ में डुप्लेक्स बोला है। अगर ये सिंगल लेयर होता तो एक वायर होता, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है डुप्लेक्स, यानी दो वायर से बाइंडिंग की गई है और वो भी कौन सी बाइंडिंग, लैप बाइंडिंग। कौन सी बाइंडिंग, लैप बाइंडिंग। तो लैप बाइंडिंग में समानांतर जो पथों की संख्या होती है वो पोल के संख्या के बराबर होती है। इसका मतलब यहाँ पे पोलों की संख्या कितनी है, 4 है, ठीक। तो समानांतर पथों की संख्या कितनी होगी, 4 ही होगी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, ठीक। और देखिए यहाँ पे बोल रहा है डुप्लेक्स, अगर सिंगल लेयर की बाइंडिंग होती तो यहाँ पे उत्तर 4 होता, लेकिन बोल रहा है डुप्लेक्स, तो डुप्लेक्स का मतलब कि इसमें 2 से आपको गुणा करना पड़ेगा, तब जाके आपका सही उत्तर प्राप्त होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 8 होगा, यानी 4 दूना 8। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए।
जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं, तो फिगर को देख के आप बताइए कि ये कौन सा भाग है, इसका नाम क्या है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। साइड एंड प्लेट, पोल शूज लेमिनेशन, कम्यूटेटर खंड या आर्मेचर कोर लेमिनेशन। तो देखिए साइड एंड प्लेट का मतलब होता है कि जो आपका फ्रेम होता है, जो आपका योक होता है, योक के दोनों तरफ जो आप देख रहे होंगे ढक्कन लगा होता है, 2 ढक्कन, उसी को साइड एंड प्लेट कहते हैं, ठीक है। और जो पोल शू लेमिनेशन जो होता है, ये पोल शू जो होता है वो पोल में फिक्स होता है, पोल में फिक्स होता है और लेमिनेटेड पत्तियों से मिलके बना होता है, ठीक है। सिलिकॉन की लेमिनेटेड पत्तियों से मिलकर बना होता है। तो पोल शू लेमिनेशन का जो काम होता है, फील्ड वाइंडिंग को थामे रखता है और आर्मेचर पर एक समान रूप से फ्लक्स को फैलाने का काम करता है। कम्यूटेटर खंड के बारे में आपको पता ही होगा कि जो कम्यूटेटर खंड होता है वो कॉपर से मिलकर के बना होता है। 2 कम्यूटेटर खंडों के बीच में माइका की परत होती है। माइका की परत इसलिए लगाई जाती है कि दोनों कम्यूटेटर खंड एक दूसरे से विद्युत रोधित रहे, यानी एक दूसरे के संपर्क में न आए। तो जो आप फिगर देख रहे हैं ये है आपका आर्मेचर कोर लेमिनेशन। तो इसी तरह का आर्मेचर कोर लेमिनेशन होता है और इस आर्मेचर कोर लेमिनेशन को, यानी कई आर्मेचर कोर लेमिनेशन मिलकर के एक आर्मेचर का निर्माण करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्मेचर कोर लेमिनेशन। प्रश्न संख्या 16 देख लेते हैं। डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं? आर्मेचर के साथ श्रेणी में, आर्मेचर के साथ समानांतर में, शंट फील्ड के साथ श्रेणी में, शंट फील्ड के साथ समानांतर में। इंटरपोल के बारे में आप लोग जानते होंगे। जो इंटरपोल होता है वो क्या करता है, आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करता है। जो चुंबकन प्रभाव होता है, जो क्रॉस प्रभाव होता है, उसको कम करने का काम करता है और जो स्पार्किंग होती है उसको भी कम करता है, ठीक है। तो जो इंटरपोल होता है वो 2 मेन पोलों के बीच में लगा होता है, 2 मेन पोलों के बीच में लगा होता है, ठीक। और इंटरपोल की जो पोलरिटी होती है डीसी जनरेटर में ठीक सामने वाले, इंटरपोल के ठीक सामने वाले पोल के समान ही इसकी पोलरिटी होती है। और इंटरपोल पे जो बाइंडिंग की जाती है उसे आर्मेचर के साथ श्रेणी में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ते हैं? आर्मेचर के साथ श्रेणी में जोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? आर्मेचर के साथ श्रेणी में, ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है? अगर सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर है तो उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व की क्या ज़रूरत है? रेसिडुअल मैग्नेटाइज की ज़रूरत क्या है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। वोल्टेज का निर्माण करने के लिए, फील्ड करंट कम करें या आर्मेचर करंट को कम करें, या नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखें। अवशिष्ट चुंबकत्व का मतलब ये होता है कि जब कोई कृत्रिम चुंबक बनाया जाता है तो उस कृत्रिम चुंबक में कुछ चुंबक के गुण अवशेष रह जाते हैं। उसी अवशेष चुंबक के गुण को अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। और अवशिष्ट चुंबकत्व सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में वोल्टेज निर्माण करने में सहायक होता है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, लेकिन आपको पता है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम यानी फैराडे के नियम के अनुसार कि जब कोई चुंबकीय फ्लक्स होगा और जब चालक के द्वारा कटेगा तभी उसमें वोल्टेज का निर्माण होगा। अगर पहले से चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता तो कैसे फ्लक्स कटता? जब फ्लक्स कटता नहीं तो वोल्टेज का निर्माण नहीं होता। इसलिए पहले से कुछ फ्लक्स होना चाहिए, यानी अवशिष्ट चुंबकत्व का गुण होना चाहिए। अवशिष्ट चुंबकत्व का गुण होगा तो उसमें कुछ फ्लक्स का निर्माण होगा, और जब वो फ्लक्स चालक से कटेंगे तो चालक में ईएमएफ उत्पन्न होगा, यानी वोल्टेज का निर्माण होगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। बिल्डअप वोल्टेज, यानी वोल्टेज का निर्माण करने के लिए अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में पड़ती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डीसी मशीनों में वे कौन से 2 बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं?
पहला ऑप्शन है विपरीत ब्रश के बीच प्रतिरोध, ब्रश और कम्यूटेटर राइजर के बीच प्रतिरोध, या ब्रश कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध, या ब्रश आर्मेचर कंडक्टर के बीच प्रतिरोध। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ब्रश और कम्यूटेटर के बीच का प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर इसका सही है सी, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच का प्रतिरोध। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। किस वोल्टेज ड्रॉप को यक्स के रूप में चिन्हित किया गया है? तो जो आपको स्ट्रेट लाइन जो दिख रही है, वो स्ट्रेट जो लाइन है वो ई नॉट को प्रदर्शित करता है, यानी नो लोड पे जो आपका ईएमएफ जनरेट होता है उसको प्रदर्शित करता है। जो आप ये गैप देख रहे हैं यक्स से, वो है आपका आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, यानी आर्मेचर रिएक्शन के कारण कुछ वोल्टेज में क्या होता है, कमी होती है। ठीक, इसके बाद कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है, जो बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग का कुछ रेजिस्टेंस होता है, उसके द्वारा भी वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो यक्स से जो प्रदर्शित किया गया है वो है आपका आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। तो सबसे पहले आपका ई नॉट होता है, इसके बाद आर्मेचर रिएक्शन के द्वारा कुछ ड्रॉप होता है, इसके बाद आपका वोल्टेज ड्रॉप होता है, तब जाके आपको टर्मिनल वोल्टेज मिलता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जाएगा सी, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। ठीक, अब यहाँ जो आपको मिल रहा है यही है आपका वोल्टेज टर्मिनल, यानी टर्मिनल वोल्टेज। चलिए आज की सीरीज का ये अंतिम प्रश्न है, 20वां प्रश्न देखते हैं। शंट फील्ड वोल्टेज ड्रॉप कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ हो? तो देखिए, यदि आर्मेचर के साथ शंट में अगर फील्ड को जोड़ा जाता है तो उसे हम, तो फिगर आपको कुछ इस तरह का दिख रहा हो, यानी जो शंट बाइंडिंग है वो केवल आर्मेचर के साथ समानांतर में हो। ठीक है, तब ऑप्शन के अनुसार आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लघु शंट यौगिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लघु शंट यौगिक। आपको डीसी शंट जनरेटर दिखता और ये लघु शंट यौगिक नहीं रहता तो उसका सही ऑप्शन हो जाता शंट जनित्र। ठीक है, तो आज का ये अंतिम प्रश्न था और सभी जो प्रश्न थे वो डीसी जनरेटर से उठाए गए थे, नीमी पीडीएफ से लिए गए हैं और इसी में से सीबीटी एग्ज़ाम में सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आइएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।